हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका पंकज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र। नाइट्रोजन चक्र के जैव भू रासायनिक चक्रण का विस्तार से वर्णन कीजिए। यह आपके क्वेश्चन आया हुआ है 2014 और 2010 के अंदर। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि ये जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। तो जीव द्रव्य में, ठीक है, जीव द्रव्य में मूलभूत तत्वों सहित सभी रासायनिक तत्व कुछ विशिष्ट चक्रों द्वारा वायुमंडल से प्राणियों में तथा पुनः वातावरण में मुक्त होकर जीव मंडल में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इन्हीं चक्रों को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जैव रासायनिक चक्रों की बात हो रही है। नेक्स्ट बात हो रही है, और अगर पूछा जाए कि जैव भू रासायनिक, ठीक है, तो जैव भू रासायनिक मतलब जैव मतलब जीव, ठीक है, बायो, और जियो, जियो का क्या मतलब क्या होगा? यहाँ पे अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है, और केमिकल, केमिकल मतलब रसायन है ही। इन तीनों में, जीवों में और पृथ्वी में, ठीक है, बीच में क्या होना चाहिए? रसायनों का आदान प्रदान। ठीक है, कि वातावरण से या अर्थ से क्या हो जाए, जो रसायन हैं या खनिज पदार्थ हैं वो क्या हो जाए, इनके अंदर आदान प्रदान हो जाए। तो इसी को क्या बोलेंगे? एक चक्र बनेगा। उस चक्र को क्या बोलेंगे? जैव भू रासायनिक चक्र बोलेंगे। ठीक है, जैव रासायनिक चक्र और जैव भू रासायनिक चक्र दोनों में फ़र्क है। अब हम पढ़ने वाले नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में, अब बात करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, क्या कितनी नहीं है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा किसी भी अन्य पदार्थ की तुलना में अधिक होती है। हमें बचपन में पढ़ा हुआ है, कितना है? 79% पाई जाती है। ठीक है, परंतु जीवों में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। ये तो वातावरण में है, ठीक है, यानी वायुमंडल के अंदर है, लेकिन जो जीव हैं उनके अंदर बहुत कम मात्रा में होती है। इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन जो क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक है, बाकी अदर जो गैसेज हैं उनसे कंपैरिजन में अक्रिय गैस है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 0.03% होते हुए भी इसकी मात्रा कई गुना अधिक होने पर भी जीव इसका अधिक उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर CO2 की अगर परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है तो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का उपयोग प्रमुखतः कहाँ होगा? जीवों में अगर नाइट्रोजन यूज आ रही है, ठीक है, तो कहाँ आ रही है? प्रोटीन निर्माण में, अमीनो अम्लों के निर्माण में हम जो है नाइट्रोजन का यूज करते हैं। और कहाँ? न्यूक्लिक अम्लों में, प्यूरिन, पिरिमिडीन जो होती हैं, इन जो क्षारक हैं, ठीक है, ये कौन से क्षारक हैं? न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी बेस है, ये नाइट्रोजन काम आती है। इनका नाम ही क्या है? नाइट्रोजन बेस बोलते हैं हम। तो इनके अंदर नाइट्रोजन तो यूज होगी। किसी भी जंतु या पौधे से सीधे गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग करने की क्षमता नहीं होती है। कोई भी पौधा या जंतु क्या डायरेक्ट नाइट्रोजन जो गैस है उसका यूज नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता सिर्फ कुछ प्रोकैरियोट्स और असममित केंद्रीय, बहुत टिपिकल हिंदी है, जीवों में ही पाई जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रोकैरियोट्स और असममित केंद्रीय जो हैं उन्हीं के अंदर होती है। ये जो प्रोकैरियोट्स हैं उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया या शैवाल व कवक नाइट्रोजन गैस को यौगिक के रूप में बदल सकते हैं। अब देखते हैं कि जो नाइट्रोजन चक्र है हमारा, उसके अंदर कितने पद हैं। तो हमारे जो नाइट्रोजन चक्र हैं उसमें 5 पद हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पद है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दूसरा, अवशोषण एवं स्वांगीकरण, जब हमने स्थिरीकरण कर लिया है तो उसका क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे और स्वांगीकरण करेंगे। पौधे उसका अभी देखेंगे हम पूरे डिटेल में, लेकिन अभी पद पढ़ते हैं कि अवशोषण एवं स्वांगीकरण, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। नेक्स्ट, मृदा में पुनः नाइट्रोजन यौगिकों का सम्मिलित होना, जंतुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थों में नाइट्रोजन के कार्बनिक पदार्थों में बदलना। ठीक है, तो ये क्या है? अमोनिफिकेशन।
इसको क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्सेशन करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे और फिर अमोनिफिकेशन। फिर अमोनियम जो यौगिकों का नाइट्रेटों में परिवर्तन, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन, नाइट्रेट यौगिकों का नाइट्रोजन में वापस परिवर्तन करना है, इसको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। ये आपको याद रहना चाहिए पांचों स्टेप। इसी तरीके से आपको लिख के आने हैं। पहले सबसे पहले पांचों पद लिखने हैं, उसके बाद स्टार्ट करनी है लिखना। अब देखते हैं फर्स्ट, वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, क्या होता है। गैसीय नाइट्रोजन, ठीक है, का यौगिक के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, स्थिरीकरण कहलाता है या फिक्सेशन कहलाता है। गैसीय नाइट्रोजन के सीधे उपयोग की क्षमता हरे पौधों और जंतुओं में नहीं पाई जाती है। यह क्रिया कैसे होगी फिर, अगर पौधे और जंतु डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन। दूसरा बायो फिक्सेशन एंड थर्ड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। 3 पदों में यह पद संपन्न होता है। तो पहला देखते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन के कुछ मात्रा बिजली कड़कने के समय स्थिरीकृत होती है। जब भी बारिश आती है, बिजली कड़कती है, उस टाइम पे जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है, ठीक है। यह स्थिरीकरण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल या स्थिरीकरण, इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन अथवा विद्युत स्थिरीकरण भी कहलाता है। विद्युत रासायनिक स्थिरीकरण कहलाता है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। आ रही है बात समझ में, क्योंकि नाइट्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो जब लाइटनिंग होगी, मतलब बिजली कड़केगी, तो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाएंगे, जो जल के साथ क्या बनाते हैं, जो जल के साथ नाइट्रिक अम्ल बनाता है। यह अम्ल मृदा के क्षारों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट उत्पन्न करता है। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है, जो जल के साथ, ठीक है, जो ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे। ये ऑक्साइड क्या करेंगे, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, नाइट्रोजन को अधिकांश मात्रा का स्थिरीकरण कुछ विशेष प्रकार के जो प्रोकैरियोट्स हैं वो करते हैं। ये जो एसएमएम केंद्र क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। इनमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं, नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है, कुछ कवक मतलब फंगस हो सकती है, परंतु इन्हें सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं हम। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट के अंदर क्या आएंगे, सहजीवी बैक्टीरिया तथा शैवालों की हैं, ठीक, जो उच्चतर पादपों के साथ सहजीवी रूप में पाई जाती हैं। पहला तो हो गया सहजीवी, दूसरी क्या है, मुक्तजीवी बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल। आ रही बात समझ में कि जो पहला अगर तो होगा, जो सहजीवी भी हो सकते हैं और मुक्तजीवी भी हो सकते हैं। सहजीवी बैक्टीरिया सामान्यतः स्थलीय आवास में पाए जाएंगे, जबकि मुक्तजीवी जो होंगे वो जलीय तथा स्थलीय दोनों आवासों में पाए जाएंगे। सहजीवी हमेशा स्थलीय, ठीक है, अर्थ जो है वहाँ पाए जाएंगे, और जो हैं मुक्तजीवी हैं वो समुद्र वगैरह, तालाब, इनमें भी पाए जा सकते। सहजीवी बैक्टीरिया और एवं शैवाल द्वारा किए जाने वाले कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा मुक्तजीवी सूक्ष्मजीवों की तुलना में 100 गुना अधिक होती है, तथा इस विधि को जैव स्थिरीकरण या बायो फिक्सेशन कहते हैं। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। कौन से वाले ज़्यादा करने, सहजीवी बैक्टीरिया की तुलना में मुक्तजीवी 100 गुना अधिक होती है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की तीसरी विधि कौन सी है, औद्योगिक या कृत्रिम विधि है। इसमें नाइट्रोजन के विभिन्न यौगिक रासायनिक खाद के रूप में निर्मित किए जाते हैं तथा जो अंततः मृदा में डालकर नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इससे नाइट्रोजन का औद्योगिक स्थिरीकरण कहते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है वो क्या है, एंडोथर्मिक होता है। अब ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है, ये हमने जो है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्मा शोषी, ठीक है।
ऊष्मा शोषी। तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब इस नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा की आवश्यकता है। आ रही है बात समझ में? तो इसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, तथा अर्थात इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में आणविक नाइट्रोजन को पृथक किया जाता है। ठीक है, ये जो N2 है उसको 2N में कन्वर्ट किया जाता है पहले। यह कार्य सूक्ष्म जीवों, जिनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो 2 एंजाइम हैं, उनकी सहायता से करेंगे, नाइट्रोजिनेज और हाइड्रोजिनेज। इन एंजाइमों की सहायता से कार्य कर इनको तोड़ा जाता है। अतः स्पष्ट है कि पादप सीधे गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि नाइट्रोजन की आपूर्ति इन्हें नाइट्रेट अथवा अमोनियम यौगिकों से होती है। सबसे पहले नाइट्रेट और अमोनियम यौगिक हैं, उन्हीं से इनको क्या होगी, आपूर्ति होगी। अमोनियम लवण प्रमुखतः सूक्ष्म जीवों से मिलते हैं अथवा कृत्रिम खाद या रासायनिक खाद के रूप में पौधों को प्रदान किए जाते हैं। नाइट्रेट यौगिक या तो रासायनिक खाद के रूप में खेतों में डाले जाते हैं अथवा बिजली कड़कने के समय प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, पॉइंट हुआ है, जिसके अंदर हमने फिक्सेशन पढ़ा है। तो फिक्सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो फिक्सेशन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि अगर जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन हो सकता है, और बायो फिक्सेशन हो सकता है, और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो सकता है। इसमें क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल में बिजली कड़कते समय नाइट्रोजन का फिक्स होगा। और जो जैव स्थिरीकरण या बायो फिक्सेशन में क्या है कि कुछ जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, जो सिम्बायोटिक सहजीवी भी हो सकते हैं और मुक्त जीवी भी हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट है औद्योगिक स्थिरीकरण। इसमें क्या होता है, कुछ उद्योग हैं जहाँ पे डायरेक्ट क्या बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। अब जो नाइट्रोजन चक्र के प्रमुख पद हमने देखे थे अभी, कि नाइट्रोजन जो थी वातावरण में, उससे पादपों में आएगी, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन बोलते हैं। अब पादपों में आ गई तो वहाँ से क्या होगा, अमोनिफिकेशन होगा, उससे क्या बनेंगे, अमोनियम लवण बनेंगे। अमोनियम लवण बनने के बाद क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। अमोनियम लवणों से नाइट्रेट बनने के पद को क्या बोलेंगे, नाइट्रीफिकेशन बोलेंगे। नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन वातावरण में आएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, डीनाइट्रीफिकेशन बोलते हैं। अभी देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, अवशोषण एवं स्वांगीकरण। अवशोषण, नाइट्रेट यौगिकों को पौधों से अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। नाइट्रेट जो यौगिक हैं उनको पौधे कैसे करेंगे, मृदा से अपनी जो जड़ें हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। सहजीवी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त तथा अवशोषित नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पादप अपने शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने में करते हैं। ये पादप हो चाहे जो जंतु हों, दोनों ही क्या करेंगे, प्रोटीन बनाने में यूज करेंगे। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अगर पौधे अगर नाइट्रोजन को यूज कर रहे हैं तो वो किसी जंतु के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वो पहले अपनी जो बॉडी है, अब उनका जो खुद का स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए कर रहे हैं। इसी को क्या बोलेंगे हम, स्वांगीकरण कहते हैं। पादपों में नाइट्रोजन अमीनो अम्लों तथा इससे बने प्रोटीनों में बदल जाती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, तो अवशोषण और स्वांगीकरण, इसमें क्या है कि पहले वो अपना खुद का शरीर बनाएगा, ठीक है, और जो क्या है, कोई भी प्लांट को खाने वाला अगर जंतु है तो वो उसको यूज करेगा बाद में, लेकिन उसने उस जंतु के लिए नहीं बनाया बल्कि अब खुद के जो बॉडी है उसके लिए उसको तैयार किया है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, मृदा में पुनः नाइट्रोजन यौगिकों का सम्मिलित होना। जंतुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थों में नाइट्रोजन के कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अमोनिफिकेशन जिसको बोलते हैं। जैसे देखो यौगिक कौन कौन से, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि सम्मिलित होते हैं। इसका कारण है कि वसा तथा शर्कराओं की तरह अतिरिक्त अमीनो अम्लों को शरीर में संचित करने का कोई रास्ता जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अमीनो अम्लों को शरीर में संचित करने का कोई हमारे पास ऐसा मेथड नहीं है बॉडी के अंदर कि उनको स्टोर कर पाएँ। जंतुओं के मल, मृत शरीर तथा पादपों के टूटे जो हैं
भाग जैसे छाल, पत्तियाँ, टहनियाँ में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ये सभी नाइट्रोजन चक्र को पुनः प्राप्त न हो तो चक्र क्या हो जाएगा? अगर चक्र के अंदर कोई पार्ट, कोई भी स्टेप है वो रुक जाएगा तो वो चक्र पूरा नहीं हो पाएगा और चक्र अव्यवस्थित हो जाएगा तथा नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन यौगिकों पर क्रिया कर कुछ क्या है, बैक्टीरिया जो हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, मतलब मृतजीवी बैक्टीरिया तथा शैवाल इनको उपयोगी अमीनो अम्लों या अमोनियम यौगिकों में तोड़ देते हैं वापस। ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गया क्या किया है इन्होंने अमोनिफिकेशन के अंदर, कि जो कार्बनिक जो यौगिक बन गए थे नाइट्रोजन के, उनको तोड़कर वापस क्या बना दिया जाता है, उपयोगी नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। अब आता है अमोनियम यौगिकों का नाइट्रेटों में परिवर्तन, जिसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रिफिकेशन। बहुत से यौगिक जिनके साथ सहजीवी बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं या जिनकी मृदा में मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं, उनके लिए नाइट्रेट यौगिक जो है अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से सीधी बिजली कड़कने के समय बनते हैं अथवा तथा वर्षा के साथ मृदा में मिल जाते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये भी हमने देखा था नाइट्रिफिकेशन। और क्या हो सकता है कि इनके अलावा मृदा में नाइट्रेटों का तीसरा स्रोत नाइट्रीकरण करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव भी हैं। एक तो क्या बन गया, डायरेक्ट बन गया बिजली कड़कते समय, लेकिन कुछ क्या हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं जो नाइट्रीकरण करते हैं। बैक्टीरिया मृदा में अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेटों में बदल देते हैं। यह कार्य 2 स्टेप में पूरा होता है। देखो कौन 2 स्टेप में पूरा होता है, ये हम जब नाइट्रिफिकेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है उसको देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया पहले इन यौगिकों को, ठीक है, देखो नाइट्रोसोमोनास जो है बैक्टीरिया हमें याद रखना है किसके लिए, नाइट्रिफिकेशन में काम आता है। और ये बात समझ में, इन यौगिकों को सबसे पहले क्या होगा, नाइट्राइटों में तोड़ते हैं तथा बाद में नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो नाइट्राइटों को नाइट्रेटों में परिवर्तन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या थे, अमोनियम यौगिक थे। इसको हम यहाँ देखते हैं। अमोनियम सबसे पहले क्या थे, अमोनियम यौगिक थे। अमोनियम यौगिक, अमोनियम यौगिकों से क्या बनाया हमने, सबसे पहले नाइट्राइट, ठीक, यहाँ कौन से हमने यूज किया, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। फिर क्या किया हमने, नाइट्राइटों को नाइट्रेटों में, नाइट्राइटों को किस में कन्वर्ट किया हमने, नाइट्रेटों में। तो यहाँ कौन आएगा, नाइट्रोबैक्टर। ये 2 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोसोमोनास यूज होता है और दूसरे स्टेप में नाइट्रोबैक्टर यूज होता है। तो ये हमारा क्या था, नाइट्रिफिकेशन। अब जब नाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रेटों में कन्वर्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है, तो नाइट्रेटों का नाइट्रोजन में परिवर्तन, इसको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्रोजन को पुनः नाइट्रेटों को पुनः नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस क्रिया को विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं तथा यह स्थिरीकरण के
अब देखो यह जो है फिक्सेशन से अपोजिट है। ये आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि स्थिरीकरण, ठीक है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के अपोजिट कर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो है डीनाइट्रिफिकेशन। यह क्रिया शेष दो पदों की तरह अत्यंत उपयोगी है क्योंकि नाइट्रेट यौगिक तीव्रता से निक्षालित होते हैं। निक्षालित मतलब इस कारण, देखो यहाँ पे है, इस कारण ये तीव्रता से जल के साथ अत्यंत अंतःस्थित होकर क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट में सम्मिलित हो जाते हैं या बहाव के साथ समुद्र में चले जाते हैं। यदि यह क्रम जारी रहे तो कुछ हजार वर्षों में सारी नाइट्रोजन नाइट्रेटों के रूप में बंधकर समुद्र या अवसाद के रूप में खो जाएगी। ये लीचिंग आउट क्या होती है कि बहकर, ठीक है, किसी भी यौगिक का, पदार्थ का या रसायन का ये मृदा से बहकर, ठीक है, कहाँ चले जाना, किसी नदी, तालाब और समुद्र में चले जाना, ठीक है, ये क्या है, लीचिंग कहलाती है, लीच आउट इसको बोल रहे हैं। तो अगर ये इस तरीके से होता रहे तो क्या होगा, सारा का सारा जो नाइट्रेट है वो कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, और क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो साइकिल है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि विनाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया इस प्रकार इस नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में बदलकर नाइट्रोजन चक्र को लाभ पहुंचाते हैं। आ गई बात समझ में? ये हमारा नाइट्रोजन चक्र हो गया। अब हम इस नाइट्रोजन चक्र को डायग्राम से देखते हैं। देखो इस डायग्राम में यहाँ क्या है, ये डायग्राम आपकी बुक में भी दे रखा है तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ कुछ ठीक से नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ क्या है, वातावरणीय नाइट्रोजन है, ठीक है, वातावरणीय नाइट्रोजन है। वातावरणीय नाइट्रोजन से क्या होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, सबसे पहले फिक्सेशन करेंगे, नाइट्रेट में बदलेंगे, ठीक है, नाइट्रेट में बदलेंगे। अब क्या होगा, ये या तो क्या हो सकती है, ग्राउंड वाटर, मतलब उस पानी में जा सकती है सीधी की सीधी, और क्या होगा, लॉस टू डीप सेडिमेंट, ये कहाँ चली जाए, जो हमारे समुद्र, बड़े बड़े तालाब हैं उनके अंदर पहुँच जाए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इनको फिर कौन खाएगा, फाइटो जो है प्लैंक्टन्स हैं, जो वहाँ पे पादप पल्लवक हैं वो खाएंगे। फिर कुछ वापस कहाँ, उनको कौन खाएगा, फिशेज खाएंगी। और उनको कौन खाएगा, वो जो बर्ड्स हैं जो उन फिश को खाते हैं, उन मछलियों को खाते हैं, उन बर्ड्स में आएगा, और उन बर्ड्स से वापस कहाँ बनेगी, नाइट्रेट बनेगा। सारी बात समझ में? क्योंकि ये जो यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, जो इनका जो फिशेज हैं वो क्या हैं, इनके मल मूत्र में क्या बनेगा, यूरिक एसिड और नाइट्रेट बनेंगे, इसलिए ये वापस बन जाएगा। अब देखो इस नाइट्रेट को क्या कर सकते हैं, असिमिलेशन, स्वांगीकरण करेगा। कौन करेगा, जो बड़े जो वार्षिक पादप हैं वो क्या करेंगे, इनको स्वांगीकृत करेंगे, अब्जॉर्ब्स करेंगे और खुद के लिए प्रोटीन बनाएंगे, अमीनो अम्ल बनाएंगे। इन अमीनो अम्लों को इन पादपों से कौन खाएगा, जो शाकाहारी पादप हैं, लैंड एनिमल्स हैं, ठीक है, तो शाकाहारी पादप खाएंगे इनको। उनके जो मूत्र हैं और इनके जो प्लांट जो डिके होंगे, प्लांट के जो टिश्यू हैं, एनिमल के जो टिश्यू हैं, तो वो अगर जब क्या होंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, तो उनमें क्या होगा, ठीक है, और इस यूरिन में भी क्या निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे अमोनियम, ठीक है, जो सॉल्ट हैं वो निकलेंगे। आ रही बात समझ में? और इनके जो टिश्यू हैं, प्लांट जो है, प्लांट और एनिमल टिश्यू हैं, इनके अंदर भी अमीनो एसिड होंगे और ऑर्गेनिक रेजिड्यू, मतलब कार्बनिक कुछ रेजिड्यू रहेंगे। अब आ गया है अमोनिफिकेशन। ये अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनियम का या अमोनियम साल्टों का निर्माण करना, ठीक है। अब अमोनियम जो है सॉल्ट, मतलब लवणों से नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, अमोनियम जो है सॉल्ट मतलब लवणों से नाइट्रेट का निर्माण करना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ये भी हमने अभी देखा था। इन नाइट्रेट का, ठीक है, नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये भी हमने देखा था अभी। कौन था, नाइट्रोबैक्टर थे। अब इन ये जो है नाइट्रेट्स जो है, इसका वापस इस नाइट्रेट को कहाँ पहुँचाना है, वातावरण में पहुँचाना है। तो वातावरण में पहुँचाने के लिए कौन आएगा, फिर कुछ बैक्टीरिया वगैरह आएंगे जो क्या करेंगे, इस नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसको आप अच्छे से देख लेना, इसको बना के भी आना है आपको। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फास्फोरस साइकिल।
फॉस्फोरस चक्र, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूर है ये। देखो क्या है फॉस्फोरस चक्र, यह क्या है, एक अवसादी चक्र है, यह हमें याद रखना है। सेडिमेंटल या सेडिमेंट साइकिल है। जैविक तंत्रों के लिए फॉस्फोरस एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लिक अम्लों में, फॉस्फोलिपिड्स में, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम सेंगर एंड निकल्सन का मॉडल पढ़ते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर होती है, तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी हम पढ़ते हैं PO4 होता है, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब सेल की स्ट्रक्चर में ही अगर फॉस्फोरस है तो ये जीव, किसी भी जीव के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। एवं कुछ यौगिकों का अवयव भी होता है। लगभग सभी मौलिक ऊर्जा रूपांतरणों में इस तत्व की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा रूपांतरण क्या है, ATP। आ रही है बात समझ में? ATP क्या है, पूरा नाम देखो, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है क्या। तो ये जो P है वो क्या है, फॉस्फेट में क्या आ रहा है, फॉस्फोरस आ रहा है ना, तो ये ATP के रूप में हमारे जो बॉडी के अंदर क्या होता है, ऊर्जा का लेन देन होता है। तो हमेशा क्या है, यहाँ पे भी फॉस्फोरस का रोल रहता है। यहाँ देखो हचिंसन एक वैज्ञानिक है जो क्या कहते हैं, अन्य के अनुसार अन्य तत्व एवं फॉस्फोरस जो अनुपात प्राप्य तथा प्राथमिक संपदा में होता है उसकी अपेक्षा प्राणियों में यह अनुपात बहुत अधिक होता है। ये जो अर्थ क्रस्ट हमारी मतलब पृथ्वी है, तो इसमें अगर हम जब प्राप्त करते हैं फॉस्फोरस को, उससे बहुत अधिक हमारे बॉडी में पाया जाता है, अनुपातिक रूप में बोल रही है। अतः फॉस्फोरस पारिस्थितिकीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको पूछ ले जाए कि ये सेंटेंस दे दे और पूछे कि ये किसने दिया था, तो हमको याद रखना है हचिंसन ने। अगर आपको डायरेक्ट भी पूछ ले कि पारिस्थितिकीय दृष्टि से फॉस्फोरस की महत्वता को किसने समझाया था, तो वो थे हचिंसन ने। अब देखते हैं आगे। पादपों के पोषण के लिए अकार्बनिक फॉस्फेट आवश्यक है जो इसे मृदा में उपलब्ध होते हैं। यह फॉस्फेट कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में विभिन्न पोषक स्तरों या जब पोषक स्तर हैं के उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। अतः मृत जीवों के अपघटन में अपघटनकारियों, जीवाणु, अपघटनकारी कौन कौन हो सकते हैं, जीवाणु, कवक, सूक्ष्म जीव आदि को उपलब्ध होता है। अतः यह अंततः खनिजीकरण और वह अपघटन द्वारा पुनः भूमि को प्राप्त हो जाता है। आपने एक नाम सुना होगा एक खाद का जिसको क्या बोलते हैं, NPK। NPK क्या होता है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटेशियम। ठीक है, तो ये क्या है, फॉस्फोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जो फसलें हैं उनके लिए, तो ये वहीं हम यूज करते हैं। देखो अब मृदा में फॉस्फेट का प्रमुख स्रोत कौन है, फॉस्फेट का प्रमुख स्रोत कौन होता है, वो है चट्टानें। और अगर हम नाइट्रोजन के प्रमुख स्रोत की बात करें तो कौन होता है, वातावरण। आ रही है समझ में? नेक्स्ट, फॉस्फेट का एक बहुत बड़ा भाग भौतिक क्रियाओं जैसे समुद्र तल में जमते जाना व अवसादन के कारण पारितंत्र के जैव घटक को उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर ये कि इसका अवसादन होता रहता है तो वो वाला जो पार्ट है अगर समुद्रों में चला गया है तो वापस नहीं आ पाता है। अब देखो फॉस्फोरस तत्व की आवश्यकता DNA और RNA में बनाने में होगी, फॉस्फोलिपिड के संश्लेषण में होगी, हाई एनर्जी कंपाउंड्स मतलब ATP के संश्लेषण में होगी। अरे ये बात समझ में? स्थलीय जीवों को फॉस्फोरस की कम मात्रा उपलब्ध होती है, अतः इनके फॉस्फोरस पोटेशियम व नाइट्रोजन की तरह एक क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। अगर ये नहीं कम मिलेगा तो उनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी ठीक से। तो कौन से जीवों में, स्थलीय जीवों में। समुद्रों में तो क्यों समुद्रों में तो ये बह बह कर चला जाता रहता है, इसलिए वहाँ पर इसकी कमी नहीं होती है। स्थल पर यह वही प्रचुरता में मिलता है जहाँ फॉस्फेट बढ़ाने जो बढ़ा हुआ मात्रा में मिलता हो कहीं पर। ठीक है, कहाँ पर, ऐसी जो मिट्टियाँ हैं, कुछ हमारी मिट्टियाँ अगर देखेंगे, मिट्टी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी फॉस्फोरस की मात्रा कहीं ज़्यादा होती है और कहीं कम होती है। तो ये इन्होंने लिखा है कि विश्व में सब स्थानों पर समान नहीं होते इनकी मात्रा।
स्थलीय आवासों की तुलना में जलीय व विशेषकर समुद्री आवासों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये समुद्रों में बहकर चला जाता है, वहाँ पर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो वहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाएगा। अन्य पोषकों की तरह फास्फोरस का चक्रण भी पाया जाता है, फास्फोरस साइकिल भी पाया जाता है, परंतु फास्फोरस चक्र की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। फास्फोरस अन्य चक्रों की तरह वायुमंडल में गैसीय रूप में नहीं पाया जाता है, ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र के निकट लवणीय फुहार सॉल्टी स्प्रे के कारण कुछ मात्रा में छोटे कणी के रूप में पाया जाता है, जो विशेष का महत्व भी नहीं होता है। गैसीय रूप में न पाए जाने के कारण ये चक्र बहुत ही सरल होता है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे प्रमुख है अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री साइकिल का एक उदाहरण है। अवसादी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहकर कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है, इसलिए इसको अवसादी चक्र बोल रहे हैं। अन्य चक्रों की तुलना में यह एक चक्र अत्यंत धीमा भी है, क्योंकि इस चक्र में सूक्ष्म जीव उस प्रकार अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनका काम बहुत कम होगा यहाँ पे। इस चक्र में लंबे समय तक स्थलीय आवासों से समुद्रों की ओर फास्फोरस बढ़ती है। स्थलीय आवासों से समुद्रों की ओर फास्फोरस मतलब वहाँ पे अवसाद के रूप में जाती रहती है, तथा समुद्र व अवसाद में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। यहाँ से पुनः स्थल पर लौटने वाले फास्फोरस की मात्रा अनियमित तथा बहुत ही कम होती है, बहुत कम मात्रा में समुद्रों से वापस लौट पाती है ये जो फास्फोरस है। हर वर्ष बहुत सा फास्फोरस चक्रण से बाहर हो जाता है और सिर्फ किसी बड़ी भौगोलिक हलचल जियोलॉजिकल अपहेवल के कारण ही पुनः स्थलों को प्राप्त हो पाती है। अगर कुछ बड़ा सुनामी आती है, कोई चक्रवात आता है, तभी वो समुद्रों से क्या है जो फास्फोरस जो जमा हुआ है वो बाहर स्थलों तक आता है। इससे दूसरा कोई मेथड नहीं है जिससे आ पाए। फास्फोरस चक्र का प्रारंभ हम पादपों द्वारा फास्फोरस के अवशोषण से मान सकते हैं। पादप सिर्फ अकार्बनिक फॉस्फेट या ऑर्थोफॉस्फेट आयनों के रूप में ही फास्फोरस का अवशोषण कर पाते हैं। और किसी तरीके से कौन से रूट से करेंगे ये? बाई रूट ओस्मोसिस, जो हैं मूल या जड़ों के ओस्मोसिस से, परासरण से ये क्या करते हैं? फास्फोरस का अवशोषण कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी मात्रा प्राथमिक स्रोतों से बहुत कम होती है, परंतु जीवों में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। पादप अवशोषित फॉस्फेटों का उपयोग अपनी आवश्यकता के कार्बनिक फॉस्फेट व अन्य यौगिक बनाने में करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। सेम चीज़ है, जो भी पादप हो या जंतु हो, अगर कुछ फॉस्फेट या किसी भी तत्व का उपयोग खुद के जो हैं बॉडी के जो हैं केमिकल हैं, यौगिक हैं, उनको बनाने में यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम स्वांगीकरण बोलते हैं। पादपों द्वारा स्वांगीकृत फास्फोरस पादपों का भक्षण करने वाले विषम पोषियों हेटेरोट्रोप्स या उपभोक्ताओं को स्थानांतरित हो जाती हैं। पादपों से किन के अंदर आ जाएगी? जो हेटेरोट्रोप्स हैं उनके अंदर आ जाएगी। इस पोषण स्तर के जंतु इन कार्बनिक फॉस्फेटों को अपनी अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ये जो है दांत और अस्थियां, ठीक है, जो हमारे टीथ और जो बोन हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनमें जाकर अधिकांश फास्फोरस अगले खाद्य स्तर के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। जो कोई भी एनिमल है, ठीक है, उसकी जो बोन्स होंगी और क्या होगा? हमारे दांत होंगे, ठीक है। जो दांत हैं, अगर इनके अंदर अगर कोई फास्फोरस, ये हमें पता ही है कि कैल्शियम फॉस्फेट इनके ये सॉल्ट होते हैं, तो अगर इनके अंदर जो फास्फोरस पहुंच गया है तो बोन्स कोई खाएगा नहीं, ठीक है। कोई भी अगर शेर खाएगा, ठीक है, चीता खाएगा किसी छोटे एनिमल को, तो वो जो है कभी भी इतनी जो उसकी बोन्स हैं, टीथ हैं, उनको नहीं खाएगा। तो वो जो वापस क्या हो जाएगा, ये जो फास्फोरस वापस अवेलेबल नहीं होगा किसमें? पोषक स्तरों को, खाद्य स्तरों से बाहर हो जाएगा। जीवों की मृत्यु से, पादपों के अवशेषों से तथा जंतुओं के उत्सर्जन से बहुत सा फॉस्फेट मृदा में कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में शामिल हो जाता है। अगली बात समझो, इनमें से कुछ जैविक प्रक्रम द्वारा अनुपयोगी पदार्थों में भी बदल जाते हैं। लंबे समय के ये चक्र से बाहर हो जाएंगे।
और क्या होगा, कुछ बहाव के कारण जल तंत्रों में शामिल हो जाते हैं। कार्बनिक फॉस्फेट झीलों, तालाबों आदि के सुपोषण का कारण बनता है। सुपोषण क्या होता है, ये यूट्रोफिकेशन कहलाता है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे खनिज लवण क्या होंगे, जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे झील, तालाब, इनके अंदर। और वहाँ क्या होगा, वहाँ बहुत सारे क्या होगा, बैक्टीरिया हैं, एल्गी मतलब शैवाल है, वो क्या हो जाएंगे, बहुत मात्रा में ग्रो करेगी, क्योंकि उनको फॉस्फेट जिनको चाहिए होगा वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, वृद्धि करेंगे। कार्बनिक फॉस्फेटों का कुछ मात्रा में लवणीकरण, अपघटन यानी मिनरलाइजेशन, डिकम्पोजिशन भी होता है। इस कार्य में बैक्टीरिया विशेष भूमिका नहीं निभाते हैं, परंतु प्रोटोजोआ तथा कुछ छोटे बहुकोशीय जीव इसमें भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं आगे। विभिन्न मार्गों से मृदा तक पहुँचे फॉस्फेट बराबर मात्रा में पुनः पादपों को प्राप्त नहीं होते हैं, वरन ये अपक्षय और निक्षालन के कारण समुद्रों तक पहुँच जाते हैं। मृदा में शामिल फॉस्फेट कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और लोहे आदि तत्वों के साथ यौगिकों का निर्माण करते हैं और अधिकांश अविलेय होने के कारण अवक्षेपित हो जाते हैं। केवल 10% ही पादपों को उपलब्ध हो पाता है। समुद्रों तक पहुँचे फॉस्फेट का बहुत थोड़ा सा अंश ही पुनः थलों तक पहुँच पाता है। ये हमने देखा कि अगर जो समुद्र में चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा वो फॉस्फेट। अब देखो यहाँ से देखते हैं। मनुष्य तथा पक्षी प्रमुखतः समुद्री मछलियों को खाकर समुद्रों में पहुंची फॉस्फेट को धरती पर लौटाते हैं। आ रही बात समझ में? अभी हमने देखा था कि जो समुद्र हैं उनके अंदर अगर कोई डिपॉजिट हो गया फॉस्फेट, वो कौन खाए, उनको पादप पल्लवक क्या बनाएंगे, वापस कार्बनिक रूप में परिवर्तित करेंगे। उनको कौन करेगा, फिशेज, ठीक है, वापस उनको खाएगी तो उनके अंदर क्या आएगा, फॉस्फेट आएगा। उस फॉस्फेट वो वापस कहाँ जाएगा, ये इसको कौन खाएगा, बड़े जो पक्षी हैं वो खाएंगे। ये जो पक्षी इनको खा जाएंगे तो इनके अंदर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरीके से वापस धरती तक पहुंचाते हैं। समुद्री फॉस्फेट समृद्ध भोजन कर जब स्थलीय बसेरों पर उत्सर्जन करते हैं तो यह फॉस्फेट थलों तक पहुंच जाता है। समुद्री पक्षियों के झुंड एक स्थल पर बसेरा लेने की आदत होती है और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ उत्सर्जित जो पदार्थ हैं उसको क्या कहते हैं, यहाँ उत्सर्जित पदार्थों को ग्वेनो क्या कहते हैं, ग्वेनो कहते हैं। और उस के अंदर क्या मिलता है, हमें फॉस्फोरस मिलता है। तो यह आपको पूछ सकते हैं। हमने देखा है, एक सबने नाम सुना होगा आप सबने कि साइबेरियन सारस आता है, ठीक है, साइबेरियन क्रेन आता है, ठीक है। तो वो बहुत इतनी दूर से साइबेरिया से उड़ के यहाँ पर आ जाते हैं। तो वहाँ से जो है, देखो ये क्या है, किसी जो पानी वाली जगह है, जैसे कोई झील है, तालाब है, उसके आसपास रहेंगे, वहाँ की कोई जो फॉस्फेट होगी उसको थल पर ये लेके आएंगे। मतलब वहाँ कहीं झुंड में रहेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, मलमूत्र त्याग करेंगे। मलमूत्र त्याग करेंगे तो वहाँ क्या होगा, इसके अंदर क्या है, फॉस्फेट अवेलेबल है और ये फॉस्फेट क्या आ जाएगा, वापस स्थलीय जो है चक्र में आ जाएगा। जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में समुद्री पक्षी पाए जाते हैं वहाँ से मानव इनका संचय कर व्यावसायिक खाद के रूप में, और इसको क्या कर सकते हैं, वहाँ इस जो है इसके यहाँ पे जो मलमूत्र इन्होंने त्याग किया था इसका व्यावसायिक खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। उपरोक्त सभी मार्गों से समुद्र से थल पर लौटा फॉस्फोरस थल से वापस समुद्र में पहुँचे जो फॉस्फोरस है उसकी तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। देखो ये थल है और ये क्या है, समुद्र है। यहाँ से यहाँ पे जाने वाला जो फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ से वापस आने वाला बहुत कम होता है। इसका कारण इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे थलीय फॉस्फोरस की मात्रा घटती जाती है तथा समुद्रों में फॉस्फोरस बढ़ते जा रहे हैं। यह समुद्री पेंदे में जमा हो जाते हैं। वापस के चक्कर में लौटने की संभावना बहुत कम हो जाती है और अब इसकी जो है अवधि, मतलब इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। यह पुनः थल पर किसी बड़ी भौगोलिक हलचल के कारण ही लौट पाते हैं। अब देखो इसको चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ था, चट्टानों में। देखो चट्टानों में क्या था, फॉस्फेट था,
इस चट्टानों के फॉस्फेट क्या होगा, अपक्षय होगा, मतलब ये पहले क्या होंगी, टूटेंगी है धीरे धीरे। इससे क्या होगा, ये चट्टानों में टूटने के बाद क्या कहाँ जाएगी, मृदा में। ये हमें याद रखना है अच्छे से, मृदा में, जल में और समुद्रों में। समुद्रों में जाएगा ये फॉस्फोरस। आ रही है बात समझ में। अगर ये यहाँ समुद्रों में पहुँच गया फिर क्या होगा, यहाँ मृदा से कहाँ पहुँचेगा, जीवों में पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ जीव कौन कौन से हो सकते हैं, पादप और जंतु दोनों हो सकते हैं। इन पादपों और जंतुओं से वापस कहाँ जाएगा, वापस मृदा में पहुँच जाएगा, जो जल है, जो समुद्र हैं वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और इसी मृदा से ये वापस कहाँ पहुँच सकता है, या तो वह चट्टानें बन सकती हैं, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, समुद्रों में पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ये फॉस्फेट चक्र। या अपनी बुक से देख सकते हो आप, लेकिन वो समझना याद रखना है क्या, कि चट्टानों से क्या होगा, अपक्षय से मृदा और जल समुद्रों में पहुंचेगा, वहां से क्या होगा, जीवों में पहुंचेगा, और जीवों से वापस समुद्रों में और मृदा में पहुंच जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे पंकज एकेडमी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों, अपने जो साथी हैं उनको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।